हमारा टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित है। ठीक है, जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला कथन है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। दूसरा कथन है कि इसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया। केवल एक सही है, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, केवल एक सही है। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है कौन सा सत्य है, तो केवल एक इसमें का है सत्य है। क्योंकि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। और दूसरा कथन जो है, ठीक है, वो आपका असत्य है, क्योंकि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के गठन अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के द्वारा का सुझाव बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना भी अप्रत्यक्ष रूप से करने की सिफारिश की गई थी। इसलिए जो है वो ए ऑप्शन जो है वो सही है और दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण में दिए गए हैं कि भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। और दूसरा है कि उसे संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो कूट के आधार पर इसका चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, कि ए और आर दोनों सही हैं। मतलब ए आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या जो है वो नहीं करता है। ठीक है, ना ही वह सरकारी वकील में आता है और ना ही यह पूर्णकालिक वकील है। उसे केवल निजी विधिक प्रैक्टिस करने से भी रोका नहीं जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति उनके कार्यकालों का वर्णन है। सूची 1 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है और सूची 2 उनके कार्यकाल से जुड़ी हुई है। तो भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो 1967 से लेकर 1969 तक रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो हैं 1982 से 1989 तक रहे हैं। और प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक रही हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं 2002 से 2007 तक रहे हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन 88 या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि यह अनुच्छेद 88 में ना दिया होने के साथ अनुच्छेद 87 में यह दिया गया है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है और उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही, मतलब किसी कथन जो हैं दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, सूरजताल उत्तराखंड और पंचभद्रा झील राजस्थान। जिसका सही जो आंसर है वो है सूरजताल जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि सूरजताल जो है वह उत्तराखंड में ना होकर हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में यह जो है वो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और यह कह सकते हैं बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा के निकट से में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सुंदरवन, पंचमढ़ी, ग्रेट निकोबार और नोकरोक। मतलब कि इन जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इनको यूनेस्को में कब सूचीबद्ध किया गया है। तो इनसे कौन सा जो है वो
सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका नोकरेक। नोकरेक जो है वो 2009 में शामिल हुआ है, जबकि सुंदरवन जो है वो आपका 2001 में हुआ है। पंचमढ़ी जो है आपका 2009 में हुआ है। ग्रेट निकोबार जो है वो 2013 में हुआ है और नोकरेक 2009 में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? जनजाति नहीं है। ऑप्शन है अबोर, मिकिर, डफला या कुकी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कुकी। कुकी जो जनजाति है वह आपकी मणिपुर की है। कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। बाकी अबोर, मिकिर और डफला ये तीनों जो हैं वो कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकदम सही सुमेलित है? पहला जो है केंद्र सरकार के द्वारा बोर्ड है और उनकी स्थापना वर्ष है। तो आप कुटीर उद्योग बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, भारतीय हथकरघा बोर्ड और अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका हथकरघा बोर्ड है, क्योंकि हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में ना होकर 1953 में ना होकर 1950 में की गई। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि पहला कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। लेकिन दूसरा कथन गलत है कि बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह गलत है, क्योंकि यह नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। क्योंकि जो आपकी नर्मदा नदी है यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली कह सकते हैं यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, क्योंकि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयकों को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा को किसी सिफारिश को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद जो है वो 113(2) कहता है कि अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार होता है, राज्यसभा को नहीं। इसलिए इसका जो सही है डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रावधान करता है? ऑप्शन 16, 15, 41 या फिर 43। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 41। अनुच्छेद 41 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसमें राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सूचित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड। इसका सही जो आंसर है वो आपका भी है कनाडा। राज्यपाल द्वारा विधेयक को विचार रखने के लिए कनाडा से लिया गया है और कनाडा से संसदीय प्रणाली, मजबूत केंद्र, आवश्यक शक्तियाँ केंद्र के पास और संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई है। और फ्रांस से कह सकते हैं कि फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, सम्मति सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन लिया गया है। जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए
अयोग्य हो गया है या नहीं, इसका निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर या फिर राज्यसभा की सलाह पर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। जबकि अगर दल बदल अनुसूची 10 के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य हुआ है तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति लेता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है कि पहला कथन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, और दूसरा है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहला है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों में कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है। पहला है इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। दूसरा है लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, और तीसरा मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, और चौथा इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की जो स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति होती है, और इसका गठन जो है वो सिर्फ लोकसभा से ही होता है। लोकसभा से होता है और इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी जो हैं वो सारे जो हैं तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकता है। पहला है समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर, अवशिष्ट सूची पर या फिर ए बी दोनों पर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए और बी दोनों पर, क्योंकि समवर्ती सूची पर और राज्य सूची पर, कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव अगर होता है तो फिर केंद्र का कानून ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा, हाँ, फिर है प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और दूसरा है प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो इसका कोड के आधार पर है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों, इसके जो हैं कथन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ए एन पालकीवाला, बी एन राव, के एम मुंशी या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए पालकीवाला, यानी पालकीवाला ने इसे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जो प्रस्तावना जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे मंजूर किया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 137, 129, 132 या फिर अनुच्छेद 139। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है वो अभिलेख न्यायालय घोषित करता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है। जापान, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 4, 1 2 3, 1 4 या फिर 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3, क्योंकि इंडोनेशिया की जो आबादी है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो है 19,98,12,341,
और जो भारत की कुल जनसंख्या का जो है 16.50% है। उत्तर प्रदेश को यदि राष्ट्र के रूप में दिखा दिया जाए तो विश्व का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, जिसमें जो अधिक जो हैं वो हैं चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश राज्य होगा। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विकल्प में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है जापान, पाकिस्तान और ब्राजील से अधिक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है। तो इसका सही जो आंसर है अवरोही क्रम वो है नलकूप। BC ऑप्शन जो है इसका सही है। सबसे पहले सिंचाई नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर तालाब और कुएं से, और फिर उसके बाद जो से अन्य साधन आते हैं। नहरों के द्वारा जो सिंचाई है, नलकूपों की सिंचाई जो है लगभग 79% होती है और 19% जो सिंचाई होती है वो कह सकते हैं कि नहरों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है। ऑप्शन है कौशल, सूरसेन, पांचाल और वत्स। कूट के आधार पर चयन करना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, उपरोक्त सभी। जो सभी जो हैं ये जो सभी जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जो महाजनपद के जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद जो हैं वो केवल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स और मल्ल है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ। 1 जुलाई 1950 को, 1 जनवरी 1956 को, 1 जुलाई 1952 को या 1 जनवरी 1951 को। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। 1 जनवरी 1952 से लागू हुआ। तो सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। लखनऊ अधिवेशन 1892, रमेश चंद्र, इलाहाबाद 1910, विलियम बेटरमैन, लखनऊ समझौता 1916, जवाहरलाल नेहरू, बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो गलत आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, लखनऊ सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसमें कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 26 तो कौन सा इसका कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य है, कि हिमाचल प्रदेश सीमा केवल सहारनपुर जनपद के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है। चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और 5 नंबर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी। सभी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें चंद्रशेखर जी बलिया से, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, वीपी सिंह फतेहपुर से, चौधरी चरण सिंह बागपत से, ठीक है, बागपत से निर्वाचित रहे। ठीक है, तो कुल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो कुल प्रधानमंत्री हैं उनकी संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के प्रश्न।